हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड बाई ऋषभ त्रिपाठी पर। कल हमने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमने आप लोगों को 2024 का सेट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सारे बहुविकल्पी सॉल्व करवा दिए थे। आज हम आप लोगों को खंड बा से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए, खंड बा का क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो होता है लेंस मेकर फार्मूला। यदि हम वायु के लिए निकालते हैं तो वायु के लिए होगा, देखिए क्या होता है वायु के लिए। वायु के लिए हो जाएगा 1/, अब एफ के सफिक्स में ए लगा देंगे, ए मतलब एयर होता है, और जहाँ अपवर्तनांक है उसे लिख देंगे ANG, यानी कि जो आपका लेंस है वो कांच का बना हुआ है और वायु में रखा है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर यदि अब लेंस को द्रव में डुबो दें तो द्रव के लिए क्या हो जाएगा, देखिए द्रव के लिए हो जाएगा 1/f, आप सफिक्स में L लगा लेंगे, L मतलब लिक्विड होता है, तो हो जाएगा आपका LNG, यानी कि अब कांच के लेंस को हम लिक्विड में रख रहे हैं -1, और हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। अब आप लोगों को द्रव और वायु का अनुपात पूछा था, तो समीकरण नंबर 1/2 कर देंगे। तो देखिए, तो हो जाएगा आपका FA अनुपात FL। तो हो जाएगा FA की वैल्यू थी आपकी ANG -1 1/r1 माइनस 1/r2, पूरे के नीचे बटे का निशान, और FL की वैल्यू थी LNG -1 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ R1 और R2 पहले और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएँ हैं। 1/r1 इससे ये कट जाएंगे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए, तो हो जाएगा FA/FL बराबर ANG -1 बटे LNG -1। यदि इनको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में लिख दें तो हो जाएगा FA/FL बटे ANG -1। फिर इनका कैसे हो जाएगा, ANG/ANL हो जाएगा, ANG/ANL -1। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होगा। तो देखिए, मूल ऊर्जा स्तर में आपका आयनन विभव कितना होगा। तो आयनन विभव का फॉर्मूला होता है आपका 13.6 Z²
अपॉन एन स्क्वायर। देखिए अब हाइड्रोजन परमाणु है और मूल ऊर्जा स्तर है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और मूल ऊर्जा स्तर है यानी कि ऊर्जा स्तर कौन सा है, पहला है, तो एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वी बराबर कितना हो जाएगा, जेड की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, एन की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.6 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि वैद्युत वैद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र दीजिए। तो देखते हैं वैद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत चालकता की परिभाषा होती है, वो होती है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं, यानी कि वैद्युत चालकता बराबर 1/R होता है आपका। R क्या है, प्रतिरोध है। इसका तो ये फॉर्मूला हो गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है ओम। कितना हो जाएगा, 1/ओम। ओम ओम अगर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। जो इसका विमा हो जाएगी, विमीय सूत्र हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा। अब देखिए इसकी विमा कैसे बनेगी। सबसे पहले हम प्रतिरोध की विमा बना लेते हैं। प्रतिरोध R बराबर फॉर्मूला होता है V/I। अब आप लोगों को यदि V की विमा पता हो, I की विमा पता हो, रख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को V की भी विमा पता नहीं है तो देखिए कैसे निकालते हैं। V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। जहाँ W कार्य है, Q आवेश है। W की बेसिक विमा है जो आपको डायरेक्टली ही याद रखनी होती है। ये विमा क्या होती है, ml/T-2 रख लीजिए। और जो आवेश होता है इसकी विमा क्या होती है, AT होती है, तो AT रख लीजिए। अब सबसे पहले T को ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा, ml/T-3 और A-1 होता है। अब ये विमा यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगी विमा, ml/T-3 A-1 हो जाएगी। और जो वैद्युत धारा है ये मूल राशि है, इसकी विमा कितनी होती है, A होती है, तो इसकी विमा A रख लीजिए। जब इसकी विमा A रखते हैं तो हम लोगों को विमा मिलती है, कितनी मिलती है, देखो ml/T-3 और A ऊपर जाएगा कितने हो जाए, A-2 यानी कि 232। ये तो लिख रही है प्रतिरोध की विमा। लेकिन हमको अगर वैद्युत चालकता की विमा निकालनी है तो वैद्युत चालकता का फॉर्मूला पता है कि वैद्युत चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोध की विमा का यदि हम व्युत्क्रम करते हैं तो हमें मिल जाएगी वैद्युत चालकता की विमा। तो देख लीजिए व्युत्क्रम कैसे करते हैं, m है तो क्या हो जाएगा, m इनवर्स हो जाएगा। T-3 है तो T प्लस के हो जाएंगे। A-2 है, A-2 है तो A-2 कितने कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। L देखो छूट गया था तो L कैसा था, प्लस का था, तो कितने हो जाएंगे, L-2 हो जाएंगे। तो ये विमा किसकी मिल जाएगी हमको, ये विमा मिल जाएगी वैद्युत चालकता की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर को धारा के किस मान के लिए व्यक्त करता है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि यह पता होगा कि जो अमीटर होता है ये धारा को मेजर करता है, धारा को नापता है। और आप लोगों को यही भी पता होगा कि प्रत्यावर्ती चैप्टर आपने लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें धारा होती है, उस धारा को हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल धारा यानी कि IRMS धारा। तो जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो अमीटर नापता है वो किसको नापता है,
आई को नहीं बल्कि IRMS को मापता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को यही लिख देना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारा का मान को मेजर करता है वो किसको करता है, IRMS को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि होल पर कितना आवेश होता है तथा PN संधि डायोड परिपथ का संकेत बनाइए। देखो जो अर्धचालक होते हैं P टाइप और N टाइप, इनमें दो प्रकार से धारा प्रवाहित होती है। जो P टाइप अर्धचालक होते हैं इनमें बहुसंख्यक वाहक आप लोगों के होल या कोटर होते हैं, और जो N टाइप अर्धचालक होते हैं इनमें बहुसंख्यक वाहक आवेश होते हैं। जो P टाइप अर्धचालक होते हैं इनमें कोटर होती है, और ये कोटर की जो वैल्यू, इन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। कितना आवेश होता है इन पर आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन वो कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो इनको होल या कोटर कहते हैं। अब जो PN संधि डायोड का आप लोगों को चित्र बनाया जाता है, जो ये त्रिभुज जैसा आकार होता है, इससे हम P कहते हैं। कैसे कहते हैं, P। और जो ये लाइन होती है इसको N कहते हैं। अगर इन लोगों को हम एक विशेष संधि द्वारा जोड़ दें तो ऐसे बनी परिपथ को हम PN संधि डायोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो देखिए इसके लिए एक सबसे बेस्ट ट्रिक है, अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो जीवन में आप लोगों को आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए कि गए पद असुर, ग मतलब होता है गामा किरणें, ए मतलब होता है एक्स किरणें, पी मतलब होता है पराबैंगनी किरणें, द मतलब होता है दृश्य किरणें, अ मतलब होता है अवरक्त किरणें, सु मतलब होता है सूक्ष्म किरणें, आ मतलब होता है रेडियो तरंगें। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति होती है वो होती है गामा किरणों की, फिर होती है एक्स किरणों की, फिर होती है पराबैंगनी किरणों की, फिर होती है दृश्य किरणों की, फिर होती है अवरक्त किरणों की, फिर होती है सूक्ष्म किरणों की, फिर होती है रेडियो तरंगों की या रेडियो किरणों की। अब देखिए इसमें पूछा था सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगों में से किसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। तो देखिए सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति ज़्यादा है, फिर उसके बाद किसकी है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति ज़्यादा है। लेकिन तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा है, रेडियो तरंगों की, और सूक्ष्म तरंगों की कम है। तो इसमें लिख देंगे कि सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति ज़्यादा होती है रेडियो तरंगों की। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमें आगे के लिए मोटिवेशन दें कि हम वीडियो बना सकें। धन्यवाद।